हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? आज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का क्लास चलने वाला है। ये पहली क्लास है। आपको मैंने कहा था कि आपकी अर्थशास्त्र और इतिहास की क्लासेस चलेंगी। ये तो फिलहाल अर्थशास्त्र की क्लासेस चल रही हैं, इतिहास की भी क्लासेस चलेंगी, उधर पॉलिटी की भी क्लासेस चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहले ही बोल देता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी और आप सब्सक्राइब ही करके जाओगे। आप सब्सक्राइब करते होंगे और रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे। और किसी प्रकार की समस्या है तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है फ्यूचर विद आशुतोष, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हो आप। चलिए आज क्लासेज जो स्टार्ट करता हूँ इकोनॉमिक्स के, बहुत बेजोड़ क्लासेज है। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जीरो लेवल पे मैं क्लासेज स्टार्ट करूंगा, जैसा आप जानते होंगे मुझे। चलिए मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स बाय आशुतोष पांडे। ये इकोनॉमिक्स क्लास है। इसमें देखिएगा, पहले सवाल आता है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है। पहला सवाल तो आपके सामने यही आता है कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया जाए, अर्थशास्त्र को डिफाइन कैसे किया जाए। सबसे पहला सवाल हमारा यही आके बनता है। तो पहली बात आती है इसके परिभाषा से। शुरुआत करते हैं कि परिभाषा क्या होनी चाहिए। परिभाषा, आप सोच रहे होंगे अर्थशास्त्र यानी मनी से लेके कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा, मनी पैसा, या आप सोच रहे होंगे कि कुछ अलग ही आपके दिमाग में आ रहा होगा। अर्थशास्त्र अर्थ से संबंधित है, मनी से संबंधित है, पूंजी से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थशास्त्र की परिभाषा में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। विश्वास मानिए, ऐसा कुछ नहीं। अर्थशास्त्र की परिभाषा अगर मैं आपको दूं तो अर्थशास्त्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत मानव अपनी सीमित संसाधनों द्वारा असीमित आवश्यकता की पूर्ति करता है। जिसमें लिखो मानव, आप डिफिनीशन लिख लीजिए। मानव अपनी सीमित संसाधनों द्वारा, इसकी परिभाषा मैं एक शब्दों में दे रहा हूं, सीमित संसाधनों द्वारा, संसाधनों का का विवेकपूर्ण उपयोग करके, विवेकपूर्ण उपयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं को, असीमित असीमित इच्छाओं को या आवश्यकताओं को, आवश्यकता को, आवश्यकता की कहूंगा, पूर्ति करता है। ठीक है, समझ में आ गया? पूर्ति करता है। अगर कोई कहे कि इकोनॉमिक्स क्या है तो आपके सामने एक डिफाइन होना चाहिए। अर्थशास्त्र वह विषय है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था जो होती है यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कोई विज्ञान नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस। ये भी ध्यान रखिएगा, साइंस नहीं है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र वह विषय है, क्या है? वह विषय है जिसमें मानव अपने असीमित संसाधनों का, मानव व्यक्ति और सरकार के कह दूं, या मानव अपनी अपने सीमित संसाधनों द्वारा या सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह विषय है अर्थशास्त्र। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप देख सकते हो। ये है अर्थशास्त्र की परिभाषा। कहते हैं ना, किसी विषय को पढ़ने से पहले अगर आप उसको डिफाइन करना सीख गए हो, उसकी परिभाषा को सीख गए हो, तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिएगा हम क्या करेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं येलो कलर से बना रहा हूं जो चीजें। अब मैं इन सीमित संसाधनों का उपयोग करना सीखूंगा। उपयोग किस प्रकार से? विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन करूंगा। ठीक है, और असीमित इच्छाओं को समझने का प्रयास करूंगा। याद होगा, मैं कई बार एक चीज चर्चा कर चुका हूं आपसे कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी आप जानते ही होंगे महात्मा गांधी को, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते होंगे। महात्मा गांधी ने एक चीज कहा था, एमजी गांधी ने एक शब्द कहा था कि जो मनुष्य है, हमारे संसार में इतना संसाधन है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, लेकिन संसार में इतना संसाधन नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति कर दे।
ये महात्मा गांधी का कथन था। कहते हैं ना कि पेट भरने के लिए रोटी तो है, इनके शब्दों को, पेट भरने के लिए हमारे पास, पेट भरने के लिए रोटी है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो अर्थशास्त्र आपको बता रहा हूँ थोड़ा स्लो मोशन में चलेगा, ये जान लीजिएगा। अर्थशास्त्र पढ़ाने के पीछे ये पर्पज है कि इस विषय से आपके सारे डर खत्म हो जाए, इस विषय से 1% भी डर नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपको बताने का, पढ़ाने का पर्पज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा हो गई। अब अर्थशास्त्र क्या किया गया? अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा जाएगा। अर्थशास्त्र को पढ़ने की दृष्टि से 2 भागों में बांटेंगे, जिसको कहेंगे व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। कौन सी? व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी बात करें? व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को कहा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आगे मैं डिफाइन करता हूं कि क्या होगा, देखिएगा आगे क्या होता है। अब आगे मैं इनको एक एक बातों को कंफर्म करता हूं कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या है, समष्टि अर्थव्यवस्था क्या है। इसको ध्यान से, अब आप एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या है। पहले तो आपकी पहली एक कंफ्यूजन छोड़ दूं कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि एक बड़ी है, इसमें से एक को बड़ी इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक में छोटी इकाई या एकांक इकाई का इकाई अध्ययन किया जाता है। इसमें कौन बड़ी है, कौन छोटी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ए मतलब होता है आप। मेरा एक ट्रिक ध्यान दीजिए, ए मतलब आप, और आप हमेशा बड़े को ही संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई मतलब छोटा, ए मतलब बड़ा, आप मतलब बड़ा, यह यूं समझ लीजिए। फ्यूचर विथ आशुतोष, आशुतोष बड़ा होता है, तो ए से मैं हमेशा याद रखता हूं कि ए मतलब बड़ा, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए बड़ा हो जाता है। ये टेक्निक आपको हमेशा जिंदगी भर काम देने वाली है। अब बात आ गई, ये तो बड़ी इकाई अध्ययन करेंगे, एक बच्चों वाली समझ लिया, और ये छोटी इकाई का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं एक एक चीजों को अध्ययन करूंगा। व्यष्टि अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसको सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एकांक इकाई या एक इकाई का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक इकाई, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे एक फर्म, एक कंपनी कह दूं, एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी, एक व्यक्ति से संबंधित, या एक उपभोक्ता। ठीक है, इसका मतलब एकांक इकाई से मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति को लेना है। एकांक इकाई का मतलब है कि आप कंपनी का अध्ययन कर रहे हो तो पूरी कंपनी एकांक इकाई है। किसी एक विशेष कंपनी की मैं बात कर दूं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, विशेष कंपनी की बात कर दूं तो उसकी बात हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? विशेष कंपनी की बात कर दूं, ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं कि जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार। अगर मैं कहूं एक बाजार शब्द भी कहूं तो भी सही हो जाएगा। क्लियर है ना? इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आंशिक संतुलन का से अधिक प्रभावित होता है। अभी इसके अध्ययन में बाद में करूंगा, ये सब चीजें बाद में है। ठीक है, अब बात करते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था। जैसे मैंने कहा कि समष्टि अर्थव्यवस्था क्या है? बड़ी एक अर्थव्यवस्था है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है बृहद अर्थव्यवस्था। बृहद अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बृहद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ए मतलब बड़ा, ए मतलब आशुतोष, या ए मतलब बड़ा, आप समझ सकते हो। ए मतलब आप समझ सकते हो, आप हमेशा बड़े को संबोधित करते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा हो गया। बड़े को बृहद अर्थव्यवस्था कहेंगे, इसको सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, सूक्ष्म और बृहद अर्थव्यवस्था कहेंगे। बृहद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। किसका? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय आय देख लेंगे,
अगर उदाहरण की बात करूं, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात करूं, राष्ट्रीय आय जिसे नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम कह दूं। जीडीपी का अध्ययन इसी पे करेंगे। राजकोषीय नीति का अध्ययन इसी पे करेंगे, ठीक है, राजकोषीय नीति का अध्ययन इसी में करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मोटा मोटा एक आइडिया रखिए। अभी घबराइएगा नहीं, मैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था पे बहुत विस्तार से बातें करूंगा। अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि अर्थव्यवस्था को एक नजर से समझने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया लग जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं। आगे जो बातें आती है वो आती है अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है और अर्थव्यवस्था में क्षेत्र बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में कुल 5 क्षेत्रों का मैं अध्ययन करूंगा। तो प्रथम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। पहले एक बार आपको सारे दिखा देता हूं। प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, पांचों क्षेत्रों का अध्ययन मैं कराऊंगा आपको। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अध्ययन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी सेक्टर कहा जाएगा। प्राइमरी सेक्टर मैं पी से लिख रहा हूं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? जैसे प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं डिफाइन करूं, प्राकृतिक संसाधनों से जो उत्पाद मिलते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र को वो कहा जाएगा जहां प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में अध्ययन किया जाएगा। जैसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीजों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाएगा। प्राप्त लिख दिया, प्राप्त लिखना चाहिए, एक सेकंड, हाँ, प्राप्त वस्तुओं या उत्पादों को, सही शब्द होगा उत्पादों को लिखूं तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं बात करूं, जैसे ये जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लिखते चलिएगा, प्लीज लिखते चलिएगा, ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही हार्ड पड़ता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब देखने के बाद ना वो भूल जाएगा। आप कहानी सुने होंगे, आपको बचपन में बताया गया होगा कि अगर आप कुछ ऐसे ज्ञान होते हैं जो कि अच्छे तो लगते हैं लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, शमशान में मिला ज्ञान भूल जाता है। तो ये समझ लीजिए अर्थव्यवस्था की पढ़ाई एक शमशान घाटी है, जहां पे आपको लिखना है। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ सब चीजें लिखते जाइए, नहीं तो मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की खराब होती जाएगी, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कृषि क्षेत्र। कृषि से जो भी उत्पाद मिलेगा वो किस सेक्टर में रखा जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में रखा जाएगा। और उदाहरण दूं, कृषि के अलावा खनन देख लूं, खनन से जैसे आपने खुदाई किया, कोई खनिज प्राप्त हुई, वो किस क्षेत्र में आएगा? खनिज या अयस्क, मैं जो कहूं अयस्क वगैरह किस में आएगा? वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। और वानिकी मतलब समझ रहे हैं ना कि फॉरेस्ट से जो चीजें मिलेंगी वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। दूसरा है मत्स्य पालन, जिसको मैं कृषि के अंतर्गत ही रखूंगा, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये मत्स्य पालन भी किस आ गया है, किसमें? ये भी आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो उम्मीद है प्राइमरी सेक्टर आपको एक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, और बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र की बात करूंगा तो पहले इनको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र, इसको मैं सेकेंडरी बोलूंगा, सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी क्षेत्र में वो आएगा जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता हो, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता हो। जैसे जो प्राइमरी सेक्टर की चीज है, उनका जो सेकेंडरी क्षेत्र में क्या होता है, उनको कच्चे माल की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं बात करूं, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे आ गया कि आप अगर बात कर रहे हो विनिर्माण की, किसकी बात कर रहा हूं? विनिर्माण की बात करूं। विनिर्माण जैसे घरों को बनाने में, एक उदाहरण लेता हूं, जैसे ये रहा हमारा एक छोटा सा घर, ठीक है, ये घर है,
जैसे इस घर को बनने में क्या क्या लगा होगा, इस घर को बनने में क्या क्या लगा होगा, इसको बनने में लगा होगा ईंट, ठीक है, और इसको बनने में लगा होगा सरिया, इसके दरवाजे बनने में लगा होगा लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे या फर्नीचर कहूं, दरवाजे दरवाजे हो गया, या लकड़ी की चीजें यूज हुई होंगी। छत में खनिज लगा वो लगा होगा, ईंट पत्थर लगा होगा। सरिया कहाँ से मिला है, लौह अयस्क कहाँ से मिला है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। ईंट भी प्राथमिक क्षेत्र है, खनन ही है मान लूंगा। लकड़ी के दरवाजे प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलेंगे, तभी तो पहले तो प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में, तो विनिर्माण किस में आ गया, और इसको बनाने में किसका उपयोग किया गया, प्राथमिक चीजों का उपयोग किया गया। तो इस तरीके से द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक चीजों का उपयोग किया गया, तो विनिर्माण हो गया। निर्माण कह दो, विनिर्माण और निर्माण में अंतर यह है कि जैसे कोई चीज नया बना रहे तो निर्माण कहेंगे, विनिर्माण उसी को सुधार कर दे, या यूं कहूं कि पुनरुद्धार कर देना हो गया। गैस जल विद्युत आपूर्ति, ये सब क्या है, सेकेंडरी क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे द्वितीय क्षेत्र हो गया, अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा, टर्सरी क्षेत्र बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र बोलेंगे, टर्सरी क्षेत्र बोलेंगे। टर्सरी क्षेत्र में क्या होगा, टर्सरी क्षेत्र को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाएगा, सर्विस सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर बोला जाएगा। इसमें जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं उनको रखा जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय चीज में, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या है, लिख रहा हूं, प्राथमिक कहूं व द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब सेवाएं प्रदान करता है, सेवा आखिर क्या होती, जैसे अगर मैं कहूं कि एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं होटल की एक बात कर रहा हूं, खाना खाने वाला होटल है। जैसे मैं यहाँ ऊपर एक छोटा सा होटल बना रहा हूं, ठीक है, ये रहा आपका होटल। यहाँ पे आप जाते हो, क्या करते हो, खाना खाते हो। खाना आया कैसे, खाना आया प्राथमिक क्षेत्र से। जैसे अनाज आया होगा, अनाज को रोटी बनाई गई, द्वितीय क्षेत्र हो गया। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से खाना आया, तो यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होके उस खाने को व्यवस्थित करेंगे, बनाएंगे, और आप जाएंगे आपको परस के खिला देंगे, यानी आपको सर्विस दे रहे हैं। यही चीज है यहाँ पे, होटल का काम समझ में आ गया ना, तृतीय क्षेत्र में हो गया। रेस्तरा भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो सेम चीजें आ जाएंगी समझने के लिए, रेस्तरा हो गया। अगर मैं परिवहन की बात करूं तो परिवहन किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से समझिए। देखिए ऊपर में बनाने की कोशिश करता हूं, एक मिनट साफ कर लिया जाए थोड़ी जगह। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप गाड़ी है ये, ठीक है, ट्रेन समझ लीजिए, ट्रेन है। आपने क्या किया, पैसे दिए, इस गाड़ी ने आपको, यहाँ पे थे आपको यहाँ से यहाँ तक ले गई। ठीक है, आपने पैसे दिए और आपको यहाँ से यहाँ तक ले गई। तो ये क्या किया, आपको पैसे के बदले एक सेवा प्रदान किया। तो परिवहन किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। संचार, जैसे मोबाइल से बातें कर रहे हैं, या यूट्यूब ही ले लीजिए, हमारे और आपके बीच में एक सर्विस सेक्टर का काम कर रहा है यूट्यूब, तो ये भी संचार है, ट्रांसपोर्ट है, भंडारण करना। ठीक है, वित्तीय सेवाएं, जैसे बैंक की बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे बैंक की बात करूं, बैंक क्या करता है, आपके पैसे का देखभाल करता है, रखता है, और आपको ब्याज भी देता है। आगे मैं बैंकिंग क्षेत्र की बातें करूंगा। चिकित्सा की बात करूं, इस समय चिकित्सा की बात करना बहुत ही उचित होगा। पैसे, जैसे डॉक्टर है, आपको पैसे के बदले आपकी बीमारी को सही करता है, पैसे के बदले आपको करता है, एक सेवा प्रदान करता है, सर्विस प्रदान करता है। दुकानें हो गई, रियल इस्टेट हो गया, जितने रियल इस्टेट क्या हुआ, रियल इस्टेट हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इनको हटाना पड़ेगा। चलिए चतुर्थक क्षेत्र की बात करते हैं, फोर्थ क्षेत्र की बात करते हैं। ये चतुर्थ क्षेत्र में, क्षमा करिएगा, चतुर्थ क्षेत्र में क्या आएगा, फोर्थ, इसको क्वार्टरनरी क्षेत्र बोला जाता है। बड़ा खराब से लिख दिया, फिर से लिख रहा हूं साफ में,
क्वाटरनरी, ठीक है, क्वार्टरली क्षेत्र बोला जाता है। इसमें क्या होगा, ये जो है ना, ये तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप है। तो यहाँ पे मैं फोर्थ सेक्टर लिख रहा हूँ, फोर्थ सेक्टर करके यहाँ से मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, चीजें समझिएगा। फोर्थ सेक्टर ये थर्ड जो सेक्टर है, थर्ड सेक्टर का ही उन्नत रूप है, उन्नत रूप है, यानी उन्नत सेवाएं प्रदान करता है। क्या करेगा, उन्नत सेवा प्रदान करता है। उन्नत सेवा के अंतर्गत मैं अगर इसको कहूं कि फोर्थ सेक्टर ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। उन्नत सेवा नहीं लिखूंगा, इसको मैं काट दे रहा हूं, क्योंकि अगर उन्नत सेवा इसको लिख दिया तो फिफ्थ सेक्टर में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये ज्ञान से संबंधित है। जैसे आप चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं हैं। वर्तमान में सेवा आधारित सूचनाओं की मांग बहुत आधारित है। चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत सूचना और संग्रहण है, सूचना और संग्रहण आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, अभी घबराइएगा मत। सूचना और संग्रहण आएगा। विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल और विश्लेषणात्मक समझ होना चाहिए। जैसे आप एक आईएएस की सर्विस करने चल रहे हो, चलिए आपको अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं, आईएएस की नौकरी अभी नहीं समझाऊंगा, इससे नहीं समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक कंपनी है, चलिए यहाँ से आप समझिए, ये रही कंपनी आपकी, ठीक है, ये रही कंपनी। अच्छा, घर भी एक जैसे बन रहा है, कंपनी भी एक जैसे बन रहा है, लेकिन आपको समझ लेना है कि भैया अब मैं इसको कंपनी कर रहा हूँ तो कंपनी ही समझना, कुछ और मत समझना, सीधी बात है, नहीं तो मैं नहीं बना पाऊंगा भाई। कंपनी क्षेत्र समझने का प्रयास करिए। ये जो घर सा दिख रहा है ये कंपनी है। कंपनी क्या कर रही है कि यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट है, कि मान लो ये फेसबुक की कंपनी है, एफबी कंपनी है, या यूट्यूब की कंपनी है मान लीजिए। अब क्या करेगी, आपके सब चीजों को संचार करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रखना पड़ेगा जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, जो हैकिंग वगैरह से बच सके। तो इस वजह से यहाँ पे जो सेवा होगी, जो सेवा का रूप है, सेवा का रूप ज्ञान आधारित हो जाएगा। सेवा तो देगा, जो यहाँ पे पोस्ट रखा जाएगा वो आपको सेवा तो देगा, लेकिन वो अपने ज्ञान पे आधारित होगा। उसको जावा का ज्ञान होगा, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होगा, इंटरनेट का अच्छा नॉलेज होगा, तभी आपको वो फोर्थ सेक्टर में रखा जाएगा। अब चलिए फिफ्थ सेक्टर की बात करते हैं, बाकी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी, अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। अब फिफ्थ सेक्टर की बात करते हैं और आते हैं फिफ्थ सेक्टर पे। चलिए फिफ्थ सेक्टर में कौन कौन सा रखा जाएगा ये देखिएगा। पंचम क्षेत्र, फिफ्थ सेक्टर, यहाँ पे समझिएगा, ये क्या है, ये उन्नत किस्म की सेवा है, उन्नत किस्म की सेवा कहूंगा। क्लियर है, सीधे शब्दों में उन्नत किस्म की सेवा है। जैसे अगर इसके सीधे एग्जांपल दूंगा, जैसे सरकारी अधिकारी जो व्हाइट कॉलर जॉब होता है, व्हाइट कॉलर जॉब जो होते हैं, यानी क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, जो भी बोलेंगे आप कमेंट करके बताइएगा। व्हाइट कॉलर जॉब, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको कहा जाएगा। शोधकर्ता इसमें रखे जाएंगे, शोधकर्ता क्या करते हैं, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, देखिएगा आप समझिए, यहाँ पे कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के समय में देखिए, अब बात आई वैक्सीन बनाने की, तो जिसको ज्ञान था, जो वैक्सीन बना दिया, जिसने भी वैक्सीन बनाई, ठीक है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां क्या कर रही हैं, आपको उच्च किस्म की सेवा नहीं प्रदान कर रही हैं। उच्च किस्म की सेवा नहीं है आपके लिए कि आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इतना चीजें वैक्सीन बनाई ना, खोजा कि वायरस को कैसे हरा सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, उच्च किस्म की सेवा है, उच्च किस्म की सेवा है। तो इसको किस में रखा जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं बल्कि पंचम क्षेत्र में रखा जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, अब आगे बातें आएंगी। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्या होगा, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को समझाऊंगा, लेकिन ये क्लास जो होगी वो होगी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी। उम्मीद करो ये क्लास अच्छी लगी है, तो जैसे भी आपको लगी है प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, मेरी मेहनत आपको कितनी
कितनी मेहनत, मतलब आपको कितना हेल्पफुल मिलता है, हेल्प कितना मिलता है, ये सब कमेंट करके बताइए। और अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो प्लीज मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है फ्यूचर विथ आशुतोष, वहां पे आप आ सकते हो, वहां पे ज्वाइन करिए और आप अपने आप को वहां पे हर चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां फ्यूचर विथ आशुतोष में आप मुझसे बातें भी कर सकते हो। साथ ही आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी यही नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। ये जो भी होता हो, इंस्टाग्राम में बहुत कम चलाता हूँ, जो भी होता हो सब जगह पे मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लासेस अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीद और नई किरण के साथ। धन्यवाद।